नमस्ते। आजकल एक अजीब सी स्थिति है ना? कैसी स्थिति? एक तरफ तो देखिए मोदी सरकार पर लगातार ये आरोप लगते हैं कि वो धर्म के नाम पर बांटती है या फिर कुछ खास बड़े उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचाती है। हाँ, ये बातें तो सुनने में आती रहती हैं। और दूसरी तरफ एकदम से खबर आती है कि सरकार ने टैक्स घटा दिए हैं, खासकर आम लोगों के इस्तेमाल की चीजों पर। अच्छा? तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे फिट होती हैं? क्या ये मतलब कोई रणनीति है या वाकई कुछ बदल रहा है? समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये सवाल बहुत वाजिब है और इसी विरोधाभास को समझने के लिए आज हम यहाँ हैं। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार की हालिया टैक्स कटौतियों पर और इसमें भी खास तौर पर जो 2025 में घोषित नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार है, वो बहुत अहम है। अच्छा, नेक्स्ट जेन जीएसटी। जी, और हमारी ये पूरी बातचीत एक विश्लेषण पर आधारित है जिसका शीर्षक है मोदी सरकार, टैक्स कटौती, आरोप और भविष्य। हाँ, और हमारा इरादा यही है कि इस पूरे मामले की तह तक जाया जाए। मतलब क्या सच में टैक्स कम हुए हैं? कौन से बदलाव हैं असल में? सरकार इसके पीछे क्या वजह बता रही है? और सबसे जरूरी बात, वो जो गंभीर आरोप सरकार पर लगते रहे हैं ना, जैसे वो चुनिंदा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का या फिर समाज को बांटने का, उनका इस टैक्स कटौती से क्या लेना देना है? सही सवाल। और इन सब का असर क्या होगा आगे चलकर? कोशिश यही रहेगी कि इस उलझे हुए मुद्दे को एकदम साफ और संतुलित तरीके से सामने रखा जाए। एकदम। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये टैक्स कटौती आखिर है क्या, खासकर ये नेक्स्ट जेन जीएसटी जिसके बारे में इतनी बात हो रही है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जेन जीएसटी क्या बला है जिसकी घोषणा 2025 में हुई? क्या इसमें कुछ नया है पिछली जीएसटी से? देखिए, सरकार तो इसे जीएसटी सिस्टम में एक बड़ा अगला कदम बता रही है। नेक्स्ट जेन कहने के पीछे शायद मंशा ये है कि इसमें सिर्फ टैक्स की दरें ही नहीं बदली, बल्कि जैसा विश्लेषण इशारा करता है, इसमें प्रोसेस को आसान बनाने, अच्छा, सिंप्लीफाई करने की बात है। हाँ, और डिजिटल निगरानी मतलब मॉनिटरिंग, उसको बेहतर करने के भी प्रस्ताव शामिल हैं। ओके। हालांकि अभी जो सबसे ज्यादा ध्यान जा रहा है वो टैक्स दरों में हुई कटौती पर ही है। अच्छा, तो दरों में क्या बदलाव हुआ है? कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जो आम लोगों से सीधा जुड़ता हो? हाँ बिल्कुल, और ये काफी कह सकते हैं चौंकाने वाला भी है कुछ मामलों में। जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं ना, साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू। अच्छा, इस तरह की चीजें। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। इन पर जीएसटी की दर पहले 18% थी। 18%? हाँ। उसे घटाकर सीधे 5% कर दिया गया। क्या 18% से सीधा 5%? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब आम उपभोक्ता के लिए तो काफी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। पर सवाल ये है कि क्या ये फैसला एकदम अचानक ले लिया गया, जैसे रातों रात कोई घोषणा हो गई हो? नहीं, विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि ये एकदम अचानक नहीं हुआ है। अच्छा। इसके पीछे जीएसटी काउंसिल और सरकार के बीच मतलब लंबे समय से बातचीत चल रही थी, प्रस्ताव थे, योजनाएं थी। तो ये एक सोची समझी प्रक्रिया का नतीजा बताया जा रहा है, ना कि कोई अचानक लिया गया फैसला। समझ गई। तो फिर सरकार का आधिकारिक तर्क क्या है इसके पीछे? मतलब क्यों किए गए ये बदलाव? सरकार के मुताबिक जो मुख्य लक्ष्य है वो है उपभोग यानी कंजम्पशन। हाँ। उसको रफ्तार देना, कंजम्पशन बढ़ाना। हाँ, तर्क ये है कि भाई जब टैक्स घटेगा तो चीजें सस्ती होंगी, लोगों की खरीदने की ताकत, परचेजिंग पावर जिसे कहते हैं, हाँ। वो बढ़ेगी। हाँ। और फिर वो ज्यादा खरीदारी करेंगे, इससे बाजार में मांग पैदा होगी, डिमांड बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। मतलब एक तरह से इकोनॉमी को बूस्ट देने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, और साथ ही सरकार का ये भी कहना है कि इससे जो वैश्विक आर्थिक चुनौतियां हैं, जैसे कि कुछ देशों ने टैरिफ लगा दिए हैं या फिर पूरी दुनिया में ही मांग थोड़ी सुस्त है, तो उसका मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी। अच्छा, ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं। जी, और ये भी याद रखना जरूरी है, जैसा कि विश्लेषण में जिक्र है, कि इसी दौरान बजट में जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग, उनके लिए इनकम टैक्स में भी कुछ राहत बढ़ाई गई थी। हाँ, वो भी हुआ था। तो एक तरह का पैटर्न सा दिखता है राहत देने का। ठीक है, तो सरकार का पक्ष तो साफ है कि ये आम आदमी और अर्थव्यवस्था के हित में उठाया गया कदम है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इतने बड़े कदम पर सवाल भी उठते हैं। बिल्कुल उठते हैं। तो आलोचक इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या ये वाकई सिर्फ लोक कल्याण की बात है या इसमें कोई सियासी दाव पेच भी छिपा हो सकता है? यहीं पर तस्वीर थोड़ी कह सकते हैं जटिल हो जाती है। सरकार और उसके समर्थक तो यही दोहरा रहे हैं कि भाई इससे महंगाई कम होगी, आम आदमी को सीधी राहत मिलेगी, बाजार चलेगा।
ये तो हुई इसकी पॉजिटिव साइड। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। इसकी कोई संभावित नेगेटिव बात क्या हो सकती है, या कोई चिंता? देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो सरकारी खजाने पर पड़ने वाले असर को लेकर है। हाँ, रेवेन्यू का मामला। सीधा सा हिसाब है, टैक्स घटाने का मतलब है सरकार की आमदनी में कमी। इससे क्या होगा? राजस्व घाटा बढ़ सकता है, सरकार पर आर्थिक दबाव आ सकता है। और फिर उस कमी को पूरा करने के लिए हो सकता है कि इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को कहीं और टैक्स बढ़ाने पड़े, हाँ। या जो जरूरी योजनाएं हैं उनके खर्च में कटौती करनी पड़े, हाँ। या फिर कर्ज लेना पड़े। हाँ। ये सब संभावनाएं हैं। समझ गई। और आलोचकों की मुख्य आपत्तियां क्या हैं? वो क्या तर्क दे रहे हैं इसके खिलाफ? आलोचकों के कई बिंदु हैं। पहला, वो याद दिलाते हैं कि इसी सरकार पर पहले मतलब जरूरत से ज्यादा और बड़ा जटिल टैक्स सिस्टम लगाने के आरोप लगते रहे हैं। हाँ, जीएसटी जब आया था तब भी बहुत कंफ्यूजन था। बिल्कुल, उसको जिस तरह लागू किया गया था उसकी काफी आलोचना हुई थी। तो अब अचानक टैक्स घटाने को वो थोड़ा शक की नजर से देख रहे हैं। अच्छा। कुछ का मानना है कि ये शायद आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर, या फिर जो बढ़ता हुआ विरोध है उसको शांत करने के लिए उठाया गया कदम हो सकता है। मतलब एक तरह की राजनीतिक चाल। ये तो एक आम आरोप लगता है किसी भी बड़ी घोषणा पर। और क्या? दूसरा बड़ा आरोप है क्रोनी कैपिटलिज्म का। ये शब्द बार बार सुनाई देता है आजकल। क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब? इसका मतलब है ये इल्जाम कि सरकार अपने करीबी या पसंदीदा बड़े कारोबारियों को मतलब अनुचित फायदा पहुंचाती है। तो आलोचकों का कहना है कि ये जो टैक्स कटौती हुई है, इसका असली और बड़ा फायदा शायद बड़े कॉर्पोरेट्स को ही मिलेगा, न कि उस आम आदमी को जिसका नाम लिया जा रहा है। क्रोनी कैपिटलिज्म, ये आरोप तो काफी समय से लग रहा है, खासकर कुछ खास औद्योगिक घरानों के संदर्भ में, है ना? बिल्कुल। और तीसरा आरोप जो थोड़ा अलग है, वो सरकार पर सांप्रदायिक आधार पर राजनीति करने और समाज को मतलब धार्मिक आधार पर बांटने का है। अच्छा, ये एंगल भी जुड़ रहा है। हाँ, हालांकि विश्लेषण ये साफ करता है कि जहां तक इस तीसरे आरोप की बात है, इसका कोई ऐसा ठोस निर्णायक सबूत जिसे सब मान लें, वो अभी तक सामने नहीं आया है। मतलब पुख्ता सबूत नहीं है। हाँ, पुख्ता और जिसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाए वैसा नहीं। हाँ, कुछ नीतियां और बयान विवादास्पद रहे हैं, उन पर बहस हुई है, लेकिन आरोप साबित होना एक अलग बात है। इस पर बहस और जांच कह सकते हैं जारी है। तो चलिए इस क्रोनी कैपिटलिज्म वाले आरोप पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। खासकर अदानी समूह जैसे नामों को लेकर जो आरोप लगते हैं, ये किस तरह के आरोप है, विस्तार से बताएंगे? आरोप काफी गंभीर और विस्तृत हैं। कहा जाता है कि सरकार ने गौतम अदानी जैसे कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को मतलब असाधारण लाभ पहुंचाया है। किस तरह का लाभ? उदाहरण के तौर पर उन्हें बड़े-बड़े सरकारी ठेके और परियोजनाएं मिलना, कथित तौर पर उनके लिए नियमों में ढील देना, या फिर बहुत रियायती दरों पर जमीनें वगैरह आवंटित करना, इस तरह की बातें सामने आती रही हैं। ये पैटर्न, बड़ी परियोजनाएं मिलना, नियमों में ढील के आरोप, ये तो पिछले कुछ सालों से लगातार सुनाई दे रहे हैं। जी हाँ। सरकार के जवाब के अलावा क्या विश्लेषण इस बात पर कोई रोशनी डालता है कि इन आरोपों की जांच किस स्तर पर है, या इनका आधार कितना मजबूत माना जा रहा है? देखिए, सरकार और उसके समर्थक तो इन सभी आरोपों को आमतौर पर राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर देते हैं। हाँ, वो तो कहेंगे। उनका तर्क होता है कि ये विपक्ष की साजिश है सरकार की छवि खराब करने की। वो ये भी कहते हैं कि सारे निर्णय देश की आर्थिक जरूरतों और विकास की नीतियों के तहत लिए गए हैं, किसी व्यक्ति या समूह विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं। और जांच की क्या स्थिति है? जहां तक जांच की बात है, विश्लेषण बताता है कि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ स्वतंत्र संस्थाओं ने इन मुद्दों को उठाया है, सवाल पूछे हैं, लेकिन किसी निर्णायक कानूनी नतीजे पर पहुंचना वो अभी बाकी है। प्रक्रियाएं चल रही हैं, पर वो अक्सर धीमी होती हैं। तो ये एक क्लासिक स्थिति बन जाती है, आरोप बनाम बचाओ। ऐसे में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई सच्चाई क्या है। इन आरोपों का मूल्यांकन कैसे किया जाए फिर? देखिए, राजनीति में आरोप लगना कोई नई बात तो है नहीं, हर सरकार पर लगते हैं। सही बात है। महत्वपूर्ण ये देखना है कि इन आरोपों के पीछे तथ्य कितने हैं और उन्हें कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। विश्लेषण इस बात पर ध्यान दिलाता है कि मीडिया का एक हिस्सा और कई स्वतंत्र संस्थान, जैसे कि आर्थिक विश्लेषक हैं या खोजी पत्रकारिता करने वाले समूह, हाँ, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वाले, हाँ, वो लगातार क्रोनिज्म यानी भाई भतीजावाद या यारी दोस्ती में फायदा पहुंचाने और नियमों को ताक पर रखने जैसे मुद्दों पर सवाल उठाते रहें। तो इनकी रिपोर्ट्स और विश्लेषणों ने इन बहसों को जिंदा रखा, ये जरूर है। लेकिन जहां तक धर्म के आधार पर विभाजन करने के आरोप की बात है, उस पर स्थिति क्या है? आपने कहा सबूत निर्णायक नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, विश्लेषण के अनुसार इस मामले में स्थिति और भी जटिल है।
सरकार की कुछ नीतियां या बयानों की आलोचना हुई है। कहा गया है कि वे किसी खास समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण हैं या ध्रुवीकरण को, पोलराइजेशन को बढ़ावा देते हैं। हाँ, ये आरोप लगते हैं। लेकिन एक ऐसा स्पष्ट अकाट्य सबूतों पर आधारित निष्कर्ष निकालना जिससे ये साबित हो कि सरकार की पूरी मशीनरी ही केवल धार्मिक विभाजन के एजेंडे पर चल रही है, वो अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो ये बहुत पेचीदा मामला है। हाँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां विचारों और व्याख्याओं का टकराव बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सरकार की जो घोषित नीतियां हैं, जैसे ये टैक्स कटौती और उस पे जो ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, दोनों को एक साथ रख कर देखें और फिर कोई अपनी राय बनाए। बिल्कुल सही। एक तरफ सरकार के ठोस कदम हैं, जैसे टैक्स में कमी, जिसका असर शायद जमीन पर दिखे, लोगों को महसूस हो। हाँ। दूसरी तरफ ये गंभीर आरोप हैं, जिनमें से कुछ के पक्ष में परिस्थितिजन्य साक्ष्य दिखते हैं, पर निर्णायक सबूतों का अभी भी इंतजार है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच की किसी बारीक रेखा पर हो, या हो सकता है कि वक्त के साथ और परतें खुलें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग अब ये अटकलें भी लगाने लगे हैं कि क्या ये सब मोदी सरकार के अंत की शुरुआत हो सकती है। ये शब्द मैंने सुना है आजकल। देखिए, अंत शब्द राजनीति में बहुत भारी होता है और अक्सर जल्दबाजी में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, थोड़ा एग्जैजरेशन लगता है। बिल्कुल, राजनीतिक इतिहास गवाह है कि सरकारें बड़े बड़े संकटों, आलोचनाओं और आरोपों का सामना करती हैं और फिर भी सत्ता में बनी रहती हैं या वापसी करती हैं। सही बात है। इसलिए किसी भी एक घटना को देखकर तुरंत अंत की घोषणा करना शायद थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। तो फिर कौन सी बातें हैं जो सरकार के पक्ष में जा सकती हैं इन चुनौतियों के बावजूद भी? सबसे पहली बात तो यही टैक्स कटौती है। अगर इसका असर सकारात्मक होता है, अगर वाकई महंगाई कम होती है और लोगों को लगता है कि हाँ, उनकी जेब पर बोझ कम हुआ है, तो ये काम कर सकता है। तो ये सरकार के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट बन सकता है। लोगों का जो रोजमर्रा का अनुभव होता है ना, वो अक्सर बड़ी राजनीतिक बहसों पर भारी पड़ता है। और दूसरा, विपक्ष की भूमिका। अगर विपक्ष इन आरोपों को, चाहे वो क्रोनिज्म के हों या सांप्रदायिकता के, सिर्फ बयानों तक सीमित रखता है, मतलब सिर्फ बोलते रहते हैं, हाँ, और ठोस सबूतों के साथ एक मजबूत विश्वसनीय कहानी, एक नैरेटिव नहीं बना पाता, तो सरकार को ज्यादा नुकसान शायद ना हो। ठीक है। और वो कौन सी कारक है जो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं या स्थिति को उसके खिलाफ ले जा सकते हैं? पहला तो वही आर्थिक पहलू है जिसकी हमने बात की थी, रेवेन्यू वाला। हाँ, अगर टैक्स कटौती से राजस्व इतना घट जाता है कि सरकार को कल्याणकारी योजनाओं में कटौती करनी पड़े, या विकास के काम रुक जाएं, या फिर कर्ज का बोझ बहुत बढ़ जाए, तो दिक्कत होगी। तो ये आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप मजबूत करेगा और जनता में नाराजगी पैदा कर सकता है। और जनता की धारणा का क्या? आपने क्रोनिज्म की बात की थी। हाँ, वो दूसरा अहम कारक है, परसेप्शन। अगर लोगों के मन में ये बात घर कर जाती है कि सरकार की नीतियां, चाहे वो दिखने में कितनी भी लुभावनी क्यों ना हो, असल में सिर्फ गिने चुने बड़े उद्योगपतियों या खास वर्गों को ही फायदा पहुंचा रही हैं, आम आदमी को नहीं, हाँ, तो सरकार का जो एक व्यापक समर्थन आधार है, उसमें सेंध लग सकती है। ये धारणा बहुत खतरनाक साबित हो सकती है किसी भी सरकार के लिए। और तीसरा पहलू, संस्थाओं की भूमिका। आपने कहा मीडिया, न्यायपालिका। बिल्कुल, अगर विपक्ष, मीडिया या खास तौर पर न्यायपालिका इन आरोपों की तह तक जाते हैं और मान लीजिए जांच में कोई बड़े पैमाने पर अनियमितता या घोटाला सामने आता है, जिसमें ठोस सबूत मिले, हाँ, जिसमें पुख्ता सबूत मिलते हैं, तो ये सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर सकता है। संस्थाओं की सक्रियता और स्वतंत्रता यहाँ बहुत मायने रखती हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत को अब समेटते हैं। मुख्य बातें क्या निकलकर आ रही हैं हमारी चर्चा से? संक्षेप में कहें तो मोदी सरकार ने टैक्स कटौती का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, हाँ, जिसे वो आम आदमी को राहत देने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के एक जरूरी कदम के तौर पर पेश कर रही हैं। ये एक ठोस नीतिगत बदलाव है जिसके नतीजे भविष्य में दिखेंगे। ठीक है, और आरोपों के मोर्चे पर क्या स्थिति है? दूसरी तरफ सरकार पर अपने करीबी बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने, यानी क्रोनी कैपिटलिज्म, और अपनी नीतियों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ या सामाजिक विभाजन के लिए करने जैसे गंभीर आरोप भी कायम है। विश्लेषण ये सुझाता है कि इन आरोपों में कुछ तथ्य हो सकते हैं, कई मुद्दे जांच और बहस के केंद्र में हैं, लेकिन जो जानकारी अभी उपलब्ध है उसके आधार पर इन्हें पूरी तरह सच या पूरी तरह झूठ कहना जल्दबाजी होगी। खासकर वो सांप्रदायिक विभाजन वाले आरोप पर। जी, खासकर उस पर। निर्णायक सबूतों की कमी पर विश्लेषण जोर देता है। तो अंतिम मूल्यांकन क्या किया जाए? क्या ये मोदी सरकार का अंत है, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं? जैसा हमने पहले भी कहा, इस पड़ाव पर इसे मोदी सरकार का अंत कहना शायद सही नहीं होगा। ये एक राजनीतिक अतिशयोक्ति हो सकती है।
सरकारें चुनौतियों का सामना करती हैं, लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये दौर सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। किस लिहाज से? इस लिहाज से कि जहां उसे अपनी नीतियों के आर्थिक नतीजों को भी साबित करना है और साथ ही उस पर जो ये गंभीर आरोप लग रहे हैं उनका भी प्रभावी ढंग से जवाब देना है। ये एक तरह का इम्तिहान का दौर है सरकार के लिए। बिल्कुल। तो आगे देखने वाली सबसे दिलचस्प बात क्या होगी? एक विचार जिसके साथ हम अपने सुनने वालों को छोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आगे देखने वाली दो मुख्य बातें होंगी। पहली, जनता का अनुभव और प्रतिक्रिया। मतलब लोगों को कैसा लग रहा है जमीन पर? हाँ, क्या आम लोग वाकई इन टैक्स कटौतियों से राहत महसूस करते हैं? हाँ। क्या उनकी आर्थिक स्थिति सच में बेहतर होती है? उनकी जमीनी हकीकत क्या कहती है? और दूसरी बात? और दूसरी, विपक्ष और स्वतंत्र संस्थाएं इन आरोपों को कैसे आगे बढ़ाते हैं? क्या वो महज राजनीतिक बयानबाजी करते रहेंगे या फिर ठोस तर्कों और सबूतों के साथ सरकार को घेर पाते हैं? ये सचमुच एक अहम सवाल है कि जमीनी हकीकत और राजनीतिक नैरेटिव का टकराव किस दिशा में जाएगा। हाँ, और यही तो राजनीति की खूबसूरती भी है और जटिलता भी। सही कहा। नीतियां अपनी जगह होती हैं, पर उनका असर और उन्हें लेकर बनी धारणा, ये दोनों मिलकर ही भविष्य की दिशा तय करते हैं। देखना होगा कि ये टैक्स कटौती सरकार के लिए राहत लाती है या जो आरोप हैं वो उस पर ज्यादा भारी पड़ते हैं।